कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नैनो यूरिया का फसलों में उपयोग करना है फायदेमंद। मिर्च की खेती करके कमाएं अच्छी आय। किसानों को पिछले दिनों यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ा। किसानों को कई घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन यूरिया खाद की इतनी कमी हो गई कि किसानों को यूरिया नहीं मिल पाया और किसानों के सामने यूरिया खाद की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में किसान करें तो क्या करें, कैसे करें अपनी फसलों में यूरिया खाद की पूर्ति। तो किसान भाइयों, यूरिया की पूर्ति के लिए एक अच्छा विकल्प है नैनो यूरिया। तो ये नैनो यूरिया किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे उपयोग में लाएं, इस बारे में हमारे एक किसान भी जानकारी चाह रहे हैं। इसका समाधान बता रहे हैं सहकारी समिति गोविंदगढ़ के व्यवस्थापक श्रवण कुमार यादव। मेरा नाम सोहनलाल बिल्टी, रेलवे स्टेशन रोड, गोविंदगढ़, जयपुर। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सहकारी समिति के कर्मचारियों से कि जो नैनो यूरिया है उसका क्या महत्व है, इसको किस प्रकार यूज लिया जाए तथा इसका क्या क्या बेनिफिट है, किस प्रकार से इनको फसल में दिया जाए और इसके प्रदूषण वातावरण में क्या क्या महत्व रखता है, ज़रा विस्तार से बताएं। जो अभी ये किसान सोहनलाल जी ने नैनो यूरिया के बारे में बात की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दानेदार यूरिया और नैनो यूरिया दोनों बराबर, आधा लीटर का नैनो यूरिया और 1 कट्टा दानेदार पूरी एक ही मात्रा है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है जो यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है। ये एक रसायन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है और ये पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया को दानेदार यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है जो कि फसलों में तरल रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें यह है कि नैनो यूरिया का प्रयोग क्यों करें, फसल के लिए क्या लाभदायक है, वातावरण को कैसे बचाता है। तो इसमें यह है कि जैसे अपन दानेदार यूरिया को जमीन पर डालते हैं तो 30 किलो तो जमीन के अंदर चला जाता है, 30 किलो पौधा अब्जॉर्व करता पानी के साथ श्वसन क्रिया के द्वारा, और बाद में 40 किलो है जो वो वातावरण में वाष्पित हो जाता है। तो इससे वातावरण खराब होता है और जो जमीन वाला है वो भूतल में जाके जल को खराब करता है नाइट्रेट के रूप में। तो इसको सुधार के लिए नैनो यूरिया पत्तियों पे डाला जाता है। तो पत्तियाँ 100% इसको 99% इसको काम में ले लेती है। तो ज़मीन पे नहीं डलता है, इसलिए ज़मीन खराब नहीं होती, अगली साल के लिए ज़मीन ज़्यादा बढ़िया रहती है। वातावरण में वाष्पित नहीं होता तो वातावरण खराब नहीं होता। और वो 30 किलो काम में आता है, 100 किलो में ये 1 लीटर में 1 लीटर पूरा का पूरा काम में आता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का उद्देश्य दानेदार यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना है। इसके अलावा फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करना है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें इसका प्रयोग, आइए जानते हैं। ये जो नैनो यूरिया है 1 एकड़ के लिए 4 बीघा कच्ची के लिए आधा लीटर की बोतल है। ये 60 ml 15 लीटर टंकी के अंदर डाल के और
स्प्रे करने के लिए है। इस स्प्रे करने पर यह ध्यान रखना है कि स्प्रे करने के बाद में कम से कम 24 घंटे तक पत्तियों पर पानी नहीं डलना चाहिए। बारिश का भी या फुहारा खेत का पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी आने से ये नीचे आ जाएगा तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस प्रकार ये एक बार 35 से 50 दिन की फसल में काम में लो और उसके बाद में एक बार 80 से 85 दिन की फसल हो जाए उस वक्त काम में लो, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, शानदार। किसान भाइयों, यूरिया की किल्लत को देखते हुए नैनो यूरिया किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिसका उपयोग करके आप न सिर्फ अधिक खर्चे से बच सकते हैं, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरी चीज ये सरकार को भी लाभदायक है, क्योंकि जो ये 266 रुपए का जो यूरिया है वो खरीदते हैं तो उसकी रेट 3500 के लगभग है, तो सरकार को सब्सिडी में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। और नैनो यूरिया 240 रुपए का है, इसमें वही काम उतना ही काम करता है जितना वो एक कट्टा काम करता है, तो इसलिए सरकार का भी पैसा बचता है, देश का पैसा बचता है, हमारा पैसा बचता है जो अन्य कामों में आए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मिर्च की खेती किसानों के लिए एक बेहतर आय का जरिया बन गई है। मिर्च की खेती से अच्छी आय को देख अब कई किसान पूरे साल मिर्च की खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसानों ने मिर्च की फसल लगा रखी है, उन्हें इस समय मिर्च की फसल में कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वाड़ ठीक ढंग से होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो चलिए मिर्च की फसल में प्रबंधन के बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत से। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी मिर्च की फसल कहीं 30 दिन की, कहीं 35 दिन की, कहीं 40 दिन की है, कहीं पे 2 महीने की भी हो गई है। ये है कि जब अपन लगाए हैं उस स्टेज के आधार पर ज़्यादातर फसल अपनी 40 से 45 दिन 50 दिन की हो गई हैं, जो कि पुष्पन और फलन की अवस्था में है। अपने को यह भी ध्यान देना है कि अपनी खेत में खरपतवार तो नहीं है। अगर खरपतवार हैं तो उनको अपने को हाथ से निकाल देना चाहिए और हो सके तो खुरपी से उनकी निदाई गुड़ाई भी हो जाती है और खरपतवार भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हाथ से निकाल कर या निदाई गुड़ाई करके आप उनको खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मिर्च में घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है, इसलिए आप इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ ही अब इसमें अपन बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई वैसे मिर्ची में 15 से 20 दिन में अपने को देना ही पड़ती है, लेकिन मिर्ची की जल मांग और आपकी मृदा के आधार पर अपने को उसका ध्यान देना है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, काली है, भारी है, तो उसमें अपने को लंबे समय में पानी की देने की आवश्यकता होती है, तो आप 15 से 20 दिन बाद भी आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जहां अपनी मिट्टी हल्की है,
रेतीली है उस जगह पे अपने को 10 से 15 दिन में सिंचाई अवश्य करनी पड़ती है। सिंचाई के साथ साथ अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अधिक से पानी न भराव हो। अगर आपके खेत में अधिक पानी भराव होता है तो भी अपनी फसल को नुकसान होता है। आर्द्र गलन टाइप से अपनी मिर्ची में आ जाता है अधिक पानी भरने के कारण। कि अभी फ्लावरिंग आने वाली है या आ रही है, तो अगर अपन फ्लावरिंग देखते हैं कि कमज़ोर हो रही है तो उसके लिए अपने को आवश्यक रहता है कि इसमें 19-19-19 NPK आता है, उसका आप उपयोग करें। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो इसकी मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है। 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप टंकी में घोल दें तो वो अपनी बूंद बूंद अपने पौधों के पास मिलता रहता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल लगाने मात्र से आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप इनकी पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। सबसे ज़्यादा कीड़े चूसने वाले रहते हैं जो कि आपकी फसल में बैठ के अपनी फसल को चूसते हैं, जिससे कि जो अपनी पत्तियां रहती हैं वो सूख जाती हैं और उनके फल रस चूसने के कारण उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी दिखने को मिलते हैं आपको, और अपने पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है। इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इसमें एक जो आता है रोग आता है चुर्रा मुर्रा, जो कि विषाणु जनित रोग है, जिसको सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसको फैलाया जाता है। सफ़ेद मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और उसके वायरस लेके आती है और इस रोग को फैलाती है। इसमें देखते हैं कि आपके पौधे की पूरी पत्तियां मुड़ जाती हैं और बहुत छोटी छोटी रह जाती हैं, या गुच्छा टाइप से आपको पत्तियां देखने को मिलती हैं और आपका पौधा भी बढ़ता नहीं है। तो इन कीड़ों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कीड़े भी नियंत्रण हों और आपका जो रोग रहता है वो भी नियंत्रण हो। तो इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको चुर्रा मुर्रा को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है कि आप जो पौधे में आ गया है उन पौधों को निकाल के उखाड़ के कहीं पे गाड़ दें, उनको उसमें रखने ना खेत में अपने में, या फिर कहीं गाड़ नहीं सकते हैं तो उनको जला दें। इसके बाद अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपनी मिर्ची तुड़ाई चल रही हो तो तुड़ाई करने के बाद ही रासायनों का उपयोग करना है, क्योंकि यह जहर रहते हैं जिससे कि अपनी मिर्ची में लंबे समय तक जहर न रह पाए। इसके साथ साथ ही अब अपने को यह भी संभावना है कि अपनी फसल में पाला पड़ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी गिर रहा है तो इससे पाले की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पाले के रोकने के लिए अपने को आवश्यक होता है कि अपने खेत में नमी रहे। तो नमी के लिए आवश्यक है कि अपने खेत में आपको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, तो निरंतर आपको सिंचाई देना चाहिए जिससे कि नमी बनी रहे। दूसरा इसका यह है कि आपको रोकना है तो रात के समय 3-4 जगह खेत के चारों तरफ आप कचरा इकट्ठा करें, जला के धुआं कर दें, तो आपका धुआं करने से भी आपका पाला रुक जाता है। ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो एक सल्फेक्स पाउडर आता है जिसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल पाले से बच जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको मिर्ची की फसल के लिए समसामयिक जानकारी दी गई है, इसे आप अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रंगों में रचा ये प्रदेश और उस प्रदेश
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 14 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने के आसार हैं। 13 जनवरी से उत्तरी पश्चिमी हवाओं का दौर शुरू होने से 14 जनवरी से पुनः पाला जमने, शीतलहर के आसार हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिंक की कमी के कारण पौधों में वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां बीज की नस के पास से समानांतर पीली पड़नी प्रारंभ हो जाती हैं और नस हरी रहती है। यह कमी पौधों में फुटान के समय शुरू की तीसरी अथवा चौथी पत्ती से प्रारंभ होती है। खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होने पर 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट कमर्शियल ग्रेड एवं 750 ग्राम बुझा हुआ चूना 100 से 125 लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें, या चिलेटेड जिंक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में छाछा रोग के लक्षण शुरू के पौधों की पत्तियों व टहनियों पर मटमैले सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। लक्षण दिखाई देने पर डाइनोकेप 48 EC की 0.1% का घोल या घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके लिए रोटी या तना सड़न की समस्या दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चना की फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 50 से 55 दिन बाद करें, जब फसल में शाखा बनने लगे। अगर एक ही सिंचाई देनी हो तो बुआई के 60 से 65 दिन बाद देवें। सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करें। नींबू प्रजाति में सूखी रोगग्रस्त शाखाओं और गुल्ले को काट दें और काट छाट के तुरंत बाद 1 सेंटीमीटर से मोटी टहनियों पर बोर्डेक्स पेंट का लेप कर दें और पूरे वृक्ष पर बोर्डेक्स मिक्सर 2 संबंधित 250 या 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कंपोस्ट या गोबर की खाद भी इसी माह के अंत में डाली जा सकती है। आलू की फसल में पछेती झुलसा और अगेती झुलसा के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का मिश्रण 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। न्यूनतम तापमान में कमी होने के कारण रात के समय पशुओं को बाहरी हवा से बचाने के लिए शेड में रखें। गुनगुना पानी पिलाएं। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। पशुओं के शरीर पर जूट की बोरी से बने कपड़े पहनाएं। दिन के समय पशुओं को धूप में रखें। कम तापमान के कारण पोल्ट्री हाउस में रात के समय बिजली के बल्ब 100 वर्ग मीटर के लिए 300 वाट का उपयोग करके कुरीजा रोग, CRD व अन्य रोगों से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा पक्षियों को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए शेड की साइड की दीवारों पर बोरी या प्लास्टिक के पर्दे लगाएं और बिस्तर सामग्री को 6 इंच बढ़ाया जाना चाहिए। ध्यान रहे क्रियाओं को करते समय वेंटिलेशन प्रतिबंधित न हो। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम फिरोजपुर, जिला धौलपुर के किसान ब्रिजेंद्र यादव ने। आप पशुओं को यूरिया मोलासिस खिलाने पर जानकारी चाहते हैं तो ब्रिजेंद्र यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है। यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दूध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नांद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क